नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं रंजना फिर हाजिर हूँ आपके साथ अपने YouTube चैनल कर्मस्थली क्लासेस पे। आज हम जीके के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं या जीके के 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि एग्ज़ामिनेशन व्यू पॉइंट से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कुछ एग्ज़ाम्स में पहले पूछे जा सकें, एसएससी में हैं या कोई स्टेट कमीशंस हैं। तो अगर आपको मेरे ये एफ़र्ट्स पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका कुछ फ़ायदा उठा सकें। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ इज़, जो नेशनल फ्लैग की रेशियो है विड्थ टू लेंथ, चौड़ाई और लंबाई की, वो क्या है? सो ऑप्शंस आर 3:5, 2:3, 2:4, 3:4. सो आंसर इज B, that is 2:3. तो जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको हम हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर भी बोलते हैं और इसमें 3 कलर्स हैं सीक्वेंस में। सबसे ऊपर सैफरन, फिर उसके बाद बीच में जो है वो वाइट आता है और उसके नीचे ग्रीन आता है। जो नेशनल फ्लैग है हमारा, दैट इज़ नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड ऑन 22 जुलाई 1947. 22 जुलाई 1947 को इसको अडॉप्ट किया था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। जो सैफरन कलर है, सैफरन कलर रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ एंड करेज, and green, that is fertility, growth and auspiciousness, and that white color that represent peace and truth, और उसमें अशोक चक्र भी प्रेजेंट है, वाइट जो बैंड है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. नाट्य शास्त्र, the main source of India's classical dances, was written by. नाट्य शास्त्र एक बुक है, तो बोल रहे हैं कि नाट्य शास्त्र किसने लिखी है। एक हमारी ये एशियंट बुक है। तो ऑप्शंस आर नारा मुनि, भरत मुनि, अभिनव गुप्त एंड तुंदु मुनि. व्हाट विल बी द आंसर? गेस करिए. आंसर इज भरत मुनि, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, भरत मुनि. भरत मुनि को ऋषि भरत भी बोलते हैं. ये जो बुक है नाट्य शास्त्र, ये एशियंट वर्क है रिलेटेड टू परफॉर्मिंग आर्ट, कि कोई चीज़ कैसे परफॉर्मिंग आर्ट, लाइक आपके ड्रामा हो गए, स्किट हो गए, प्ले हो गए, उनसे रिलेटेड है कि ड्रामा की कंपोजिशन क्या होती है, एक प्ले में क्या क्या सीक्वेंस चलेंगे, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेज कैसे बनाया जाता है. एंड जो नाट्य शास्त्र है दैट इज़ रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज में, और इसमें 36 चैप्टर्स हैं और 6000 पोएटिक वर्सेस हैं इसमें. होप सो इट्स क्लियर टू यू ऑल. देन क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following is tropical grassland? इनमें से कौन सी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है? तो जो हमारी, पहले हम बात करते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. 2 तरह की ग्रासलैंड्स होती हैं. एक आती है आपकी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और दूसरी होती है टेम्परेट ग्रासलैंड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कौन सी होती है? द ग्रासलैंड that is present either side of equator. इक्वेटर के दोनों तरफ जो ग्रासलैंड प्रेजेंट होती है that is tropical ग्रासलैंड, और ये एक्सटेंड टू ट्रॉपिक्स तक एक्सटेंड रहती है ये. और जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होती है इसमें जो किस रेनफॉल में ग्रो करती है, दैट इज मॉडरेट टू लो रेनफॉल. ऑप्शंस आर हेयर नाउ. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इनमें से कौन सी है? टैगा, सवाना, पैम्पास और प्रेयरीज. आंसर इज
दैट इज बी, दैट इज सवाना। जो सवाना है, सवाना जो है वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। सो देन टैगा की बात करते हैं। टैगा इज नॉट अ ग्रासलैंड, इट्स अ फॉरेस्ट, टैगा फॉरेस्ट होते हैं। एंड पेम्पास जो है, पेम्पास जो है सेंट्रल एशिया, सॉरी अर्जेंटीना, ये पेम्पास अर्जेंटीना की ग्रासलैंड्स है। एंड प्रेरीज जो है दैट इज इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की जो ग्रासलैंड्स हैं उनको प्रेरीज बोलते हैं। ओके, होप सो इट्स क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर इंक्रीजेज रैपिडली आफ्टर। जो टेम्परेचर है, अर्थ एटमॉस्फेयर है, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे जब हम ऊपर हायर ऑल्टीट्यूड की तरफ मूव करेंगे तो अर्थ का टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक लेयर जो है उनमें टेम्परेचर बढ़ता रहता है। तो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी लेयर है उसमें टेम्परेचर, उस लेयर के बाद टेम्परेचर ड्रास्टिकली बढ़ना शुरू हो जाता है। सो ऑप्शंस आर हियर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर and troposphere. So answer is, that is ionosphere. Ionosphere is the answer. अब आयनोस्फेयर के बाद जो है टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो बात करते हैं हम एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर्स हैं। देयर आर मेनली 5 layers, that is troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and last one is exosphere. So जो ionosphere है that is a part of thermosphere. ये thermosphere में एक बैंड है that is called ionosphere, और जो ionosphere है ये 75 to 100 किलोमीटर्स में प्रेजेंट रहती है above earth surface. And this layer is ionized by solar radiation, and this layer is made up of electrically charged particle or ionized particle. That's why it is called as ionosphere. So move to the next question, that is question number 5. Question number 5, where was the इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सबसे पहले इनमें से कौन सी जगह में स्टार्ट की गई। सो ऑप्शंस आर हियर, मुंबई, देहरादून, दार्जिलिंग एंड चेन्नई। सो आंसर इज दैट इज दार्जिलिंग। सबसे पहले दार्जिलिंग में जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई शुरू की गई। तो दार्जिलिंग कहाँ पर है, दैट इज इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में है दार्जिलिंग। तो सबसे पहले नियर टी एस्टेट के पास ये एक प्लेस है जहाँ पर सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाया गया 1897 में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इस्टेब्लिश किया गया। And this hydroelectric power station, this is the first hydroelectric power station of Asia. एशिया का सबसे पहला है ये। और वर्ल्ड में कहाँ पर है, सबसे पहला वर्ल्ड में जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन स्टार्ट हुआ था, जिसकी ऑपरेटिंग शुरू हुई थी, तो दैट इज इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दैट इज इन 1882 में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड में, दैट इज इन यूएसए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डू द रिवर्स अलकनंदा एंड भागीरथी मर्ज टू फॉर्म गंगा। इनमें से कौन से प्लेस में भागीरथी और अलकनंदा रिवर ज्वाइन करती हैं और दे फॉर्म गंगा। कहाँ से उसको गंगा बोलना हम शुरू करते हैं। सो ऑप्शंस आर हियर, फर्स्ट देवप्रयाग, सेकंड रुद्रप्रयाग, थर्ड कर्णप्रयाग,
फोर्थ इज विष्णु प्रयाग। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडिया में जो 5 जगह पर अलग अलग नदियाँ जो है उत्तराखंड में ये मिलती हैं। सो उसको कहते हैं हम देव प्रयाग, या सॉरी पंच प्रयाग बोलते हैं हम उनको, पंच प्रयाग। तो प्रयाग जो है 5 हैं, और गंगा जो है अलकनंदा और भागीरथी जब दोनों मिलती हैं तो गंगा कहलाती है, और इसको बोलते हैं हम, दैट इज ए, देव प्रयाग। देव प्रयाग में ये दोनों, इनका कॉन्फ्लुएंस है, वहाँ मिलती हैं, तो उसको गंगा बोलते हैं हम। अब बात करते हैं रुद्रप्रयाग की। तो जो रुद्रप्रयाग है, यहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा प्लस मंदाकिनी रिवर ये दोनों मिलती हैं, तो उस जगह को हम बोलते हैं रुद्रप्रयाग। उसके बाद आता है कर्णप्रयाग। अलकनंदा और पिंडारी रिवर, अलकनंदा और पिंडारी रिवर जो है, ये दोनों जहाँ पर मिलती हैं, उनका कॉन्फ्लुएंस है, उसको हम बोलते हैं कर्णप्रयाग। उसके बाद आता है विष्णु प्रयाग। अलकनंदा और धौलीगंगा, अलकनंदा और धौलीगंगा, अलकनंदा और धौलीगंगा रिवर जहाँ मिलती हैं, उस जगह को हम बोलते हैं विष्णु प्रयाग। और एक प्रयाग और रह गया हमारा, दैट इज नंद प्रयाग। अलकनंदा और नंदाकिनी, नॉट मंदाकिनी, नंदाकिनी, जहाँ पर अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती हैं, उसको हम बोलते हैं नंद प्रयाग। तो ये पंच प्रयाग है। तो देव प्रयाग जो है वो टिहरी गढ़वाल में है, दैट इज इन उत्तराखंड। ओके, नाउ इट्स होप सो it's all clear. Then next, that is question number 7. Where can coral reefs be found in India? इंडिया में कोरल रीफ कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोरल रीफ होते क्या है। तो कोरल रीफ जो है एक अंडर वाटर इकोसिस्टम है, विच इज फॉर्म्ड बाय कोरल्स। एक पॉलिप्स होते हैं, उनकी जब कॉलोनीज जो है, थाउजेंड्स ऑफ पॉलिप्स जो है जब ज्वाइन कर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वो एक कॉलोनीज बना देते हैं, एक हार्ड मास बना देते हैं, हार्ड मटेरियल, तो उसको हम बोलते हैं कोरल रीफ। तो इंडिया में कोरल रीफ कहाँ पर प्रेजेंट है? सो ऑप्शंस आर मलाबार कोस्ट एंड रामेश्वरम, त्रिवेंद्रम, महाबलीपुरम। सो आंसर इज रामेश्वरम। रामेश्वरम में कोरल रीफ प्रेजेंट होते हैं। तो कोरल रीफ के बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लाइक इट प्रोटेक्ट आवर कोस्टल लाइन, जो हमारी कोस्टल लाइन है उसको स्ट्रॉम से और इरोजन से बचाते हैं कोरल रीफ, अदरवाइज वो डैमेज हो जाएगी। एंड जो कोरल रीफ है, दीज आर सोर्स ऑफ फूड एज वेल एज मेडिकेशन, दवाइयों में भी ये काम आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. मिसेस मीरा साहिब फातिमा बीबी हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट लेडी। जो मीरा साहिब फातिमा बीबी थी, वो एक उनकी पहचान थी, शी वॉज द फर्स्ट लेडी। फर्स्ट लेडी क्या थी, वो किस फील्ड में वो फर्स्ट लेडी थी? सो ऑप्शंस आर हियर: प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज judge of Supreme Court. She was the first lady judge of Supreme Court and she was appointed in 1989. 1989 में उनको सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया गया था। एंड आफ्टर रिटायरमेंट शी सर्व्ड एज, वहाँ की चेयरपर्सन रही है वो, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, वहाँ उन्होंने सर्व किया। एंड शी वॉज ऑल्सो द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, वो तमिलनाडु की गवर्नर भी रही हैं 1997 टू 2001 तक ये तमिलनाडु की
गवर्नर रही हैं। और बहुत ही एक ख़ास चीज़ कि जब वो गवर्नर थी तो उनके पास जो राजीव गांधी जी के हत्यारे थे उनकी मर्सी पिटीशन आई थी, एंड शी रिजेक्टेड दैट पिटीशन। And so this is all about this question. Then question number 9: who created the famous rock garden of चंडीगढ़? चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है वो किसने बनवाया? सो ऑप्शंस आर गौदी, सारिनेन, कृष्णा राव और नेकचंद। सो आंसर इज नेकचंद। जो नेकचंद थे उन्होंने चंडीगढ़ का रॉक गार्डन बनवाया। और कब बनवाया? ये 1957 में ये रॉक गार्डन बना। एंड दिस रॉक गार्डन इज फेमस एज दिस इज द मोस्ट इको फ्रेंडली गार्डन ऑफ द कंट्री, एंड दिस इज सोलली बिल्ट बाय वेस्ट, जो भी वेस्ट मटेरियल है, एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट है और जो भी वेस्ट मटेरियल है उससे बनाया गया है, इसलिए इसको इको फ्रेंडली बोलते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। देन दैट इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 10। द बुक द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस इज रिटन बाय। जो मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस एक बुक है, इसको किसके द्वारा लिखा गया है? सो हियर आर ऑप्शंस: विक्रम सेठ, अनीता देसाई, काव्या विश्वनाथन एंड अरुंधति रॉय। सो आंसर, गेस द आंसर। सो आंसर इज दैट इज डी, अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय ने जो मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, अटमोस्ट हैप्पीनेस लिखी थी। तो अरुंधति रॉय, शी इज़ अ वेरी फेमस नॉवलिस्ट एंड शी इज़ बेस्ट नोन फॉर हर नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इनको बुकर प्राइज़ भी मिला था। दैट इज़ इन 1997 में उनको बुकर प्राइज़ मिला था गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, एंड दैट बुक बिकम बेस्ट सेलर एट दैट टाइम। एंड इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। कुछ उनमें से कुछ नाम है लाइक पावर पॉलिटिक्स एंड वर्किंग विद कॉमरेड्स, थिंग्स दैट कैन एंड कैन नॉट बी सैड, आज़ादी एक्सेट्रा। इस तरह से काफ़ी उन्होंने बुक्स लिखी हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द डे। होप सो ऑल क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू, एंड कोशिश करेंगे कि इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आते रहें। सो थैंक यू फॉर द डे। विल मीट यू सून। थैंक यू सो मच।